डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों। और पढ़ाई कैसी चल रही है, एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपका इंग्लिश का जो पेपर है वो 1 अक्टूबर को है ना। 1 अक्टूबर को है, तो उसके लिए तैयारी की बहुत ज़रूरत है। इसलिए जो है आपके सामने पेपर रखा जा रहा है जिससे कि आपको हर चीज़ का पता चले। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9th इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका कि कोड है 184। ओके, तो ये मॉर्निंग का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं डिस्कस करने जा रही हूँ और हर चीज़ आपको बताऊंगी। और इस समय अगर जो पेपर भी 24-25 में आएगा उसका फॉर्मेट, मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम यही है। ऐसा ही टाइप का पेपर आएगा। जितने नंबर का अनसीन है, राइटिंग स्किल है, ग्रामर है, लिटरेचर है, सब कुछ सेम ऐसे ही आएगा जैसा इस पेपर में दिया हुआ है। ओके, तो पेपर थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको एक एक चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो यू विल गेट मार्क्स इजीली, आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। ओके, मैं आपको अनसीन पैसेज के बारे में अब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको सारी इंस्ट्रक्शन सब कुछ एक एक चीज़ पढ़कर बताऊंगी और हर चीज़ का सोल्यूशन आपको दूंगी। अगर आप इस पेपर को भी प्रिपेयर करके चले जाते हैं तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट योर पेपर ऑन 1 अक्टूबर 2024 का पेपर आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और टाइम अलाउड है इसका 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके 80, क्योंकि 20 मार्क्स जो हैं वो स्कूल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो दी हुई हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग एंड लिटरेचर। और इसमें ग्रामर और राइटिंग एक ही है, रीडिंग एक अलग सेक्शन है और ग्रामर और राइटिंग नंबर बी है और लिटरेचर सी है। ठीक है, तो सेक्शन ए रीडिंग जो है वो 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर 20 मार्क्स की है और सेक्शन सी लिटरेचर जो है वो 40 मार्क्स का है। तो लिटरेचर पर ध्यान देना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, और लेकिन फिर भी अगर आप अनसीन को भी बहुत तरीके से करेंगे तो भी आपको मार्क्स गेन आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट एंड क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन, हर एक पार्ट के आगे मार्क्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। देखिए, अब यहाँ पर 20 मार्क्स के जो अनसीन आएंगे उनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये जो अनसीन है इसके अंदर फिलअप भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है और पूरे फुल फ्लेज आंसर भी आ सकते हैं और ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, फिर अनसीन के बारे में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे आंसर को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर पाते और वो आंसर जो है पैसेज के बीच में से ही पूरी पूरी लाइनें उठाकर आंसर में लिख देती हैं। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ टीचर लास्ट में आपके एक या आधा नंबर काटता है क्योंकि बच्चे ने आंसर को मॉडिफाई नहीं किया होता। अगर आप पैसेज में से ही उठाकर लाइनें लिख देते हैं आंसर में तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लाइंस बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि 9th के अंदर अनसीन पैसेज थोड़ा मुश्किल आता है, डिफ़िकल्ट आता है। ओके, तो ये जो है वो अनसीन पैसेज के अंदर जो आंसर को मॉडिफाई कर लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, टीचर फुल मार्क्स देता है। लेकिन अनसीन पैसेज में अगर आप आंसर की लाइनें भी उठाकर लिख रहे हैं तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन थ्रू अनसीन, अनसीन के ज़रिए हम कॉम्प्रीहेंशन करते हैं। देखिए, आइए, रीड द पैसेज गिवन बिलो, और ये 10 मार्क्स का है। ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ पिछले 10 वर्षों से, देयर हैज़ बीन अ नोटिसेबल डिक्लाइन इन मॉरल एजुकेशन अक्रॉस सोसाइटीज़, और हमारे समाज में नैतिक शिक्षा जो है उसका पतन होता चला जा रहा है जो कि दिखाई देता है। Moral education which encompasses the values
प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स दैट गाइड इंडिविजुअल्स बिहेवियर। और ये जो मॉरल एजुकेशन होती है, नैतिक शिक्षा जो होती है, वो हमारे यहाँ के मूल्य, हमारे सिद्धांत और हमारे नीतियों को गाइड करती हैं, एक व्यक्ति को नैतिक बनाती हैं, एक व्यक्ति को सिद्धांत से भरा बनाती हैं और मूल्यों से भरा बनाती हैं। Behavior has been overshadowed by other priorities and often neglected in educational system। लेकिन हमारा जो behavior है, overshadowed का meaning है जो और दूसरी चीज़ें हैं, हमारा जो behavior है उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ों की छाप पड़ जाती है और educational system में moral education को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है। This decline is concerning as it has far-reaching consequences on the overall well-being and harmony of the society। और ये जो moral education का decline हो रहा है, जो पतन हो रहा है, moral education का गिरावट आ रही है, उससे क्या होता है कि इसके बहुत दूर तक परिणाम होते हैं एक व्यक्ति के ऊपर, एक समाज के ऊपर और उसके संतुलन के ऊपर। समाज के संतुलन के ऊपर भी बहुत बड़ा दबाव पड़ता है। One of the primary factors contributing to the decline in moral education is the shift in societal values। और सबसे ज़्यादा प्राथमिक जो तत्व है डिक्लाइन होने का, मॉरल एजुकेशन को डिक्लाइन होने का है, वो है सोसाइटल वैल्यूज़। सोसाइटी में कुछ ऐसी वैल्यूज़ चल रही हैं जिसने कि मॉरल एजुकेशन को बिल्कुल उसका पतन कर दिया, उसे बिल्कुल पछाड़ दिया है। नाउ इन मैनी मॉडर्न सोसाइटीज़, बहुत सारी आधुनिक समाजों में देयर हैज़ बीन अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअलिज्म। और बहुत सारे आधुनिक समाजों में सबसे ज़्यादा दबाव दिया जा रहा है इंडिविजुअलिज्म का, मतलब एक अकेला व्यक्ति अपनी पहचान बनाए, मटेरियलिज्म पैसे इत्यादि को, एंड पर्सनल सक्सेस और व्यक्तिगत सफलता, इन तीन चीज़ों को जब हम ज़्यादा महत्व देने लगते हैं तब हमारी क्या होती है, मॉरल वैल्यूज़ जो है वो खो जाती हैं। This shift has led a decreased emphasis on community value, empathy and ethical behavior। और ये जो शिफ्ट हुआ है मॉरल एजुकेशन से, जो शिफ्ट हुआ है इंडिविजुअलिज्म पर, मटेरियलिज्म पर, पर्सनल सक्सेस पर, उससे हमारी पूरे समाज की मूल्य, एम्पैथी, सहानुभूति एंड इथिकल बिहेवियर और साथ साथ में नैतिक व्यवहार पर भी बहुत असर पड़ा है। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम ये हुआ, स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव प्रायोरिटाइज्ड एकेडमिक अचीवमेंट। और बहुत सारे शैक्षिक जो संस्थान हैं उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया एकेडमिक अचीवमेंट को, हमारी शैक्षिक उपलब्धि को उन्होंने प्रायोरिटाइज कर दिया, एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग ओवर कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड मॉरल रीजनिंग। और उन्होंने एक स्तर बना दिया हमारे कैरेक्टर के विकास का, हमारे चरित्र के विकास का और नैतिक तर्क का एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया और एक बहुत बड़ा प्रायोरिटाइज उसको कर दिया। नाउ नेक्स्ट पर आइए, नेक्स्ट आ जाइए। अनदर फैक्टर, और एक दूसरा जो फैक्टर है, तत्व है, दैट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन मॉरल एजुकेशन, जो कि मॉरल एजुकेशन को पूरी तरह से इसका पतन करता जा रहा है। दूसरा तत्व क्या है, इज़ द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, और तकनीक का बढ़ता हुआ स्वरूप, एंड राइज ऑफ सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया का उदय होना, इससे हमारी मॉरल एजुकेशन खोती जा रही है। नाउ While technology has undoubtedly brought numerous benefits, इसमें कोई शक नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे लाभ दिए हैं। It has also introduced new challenges, और इसने नई नई चुनौतियों को भी हमारे सामने रखा है, एंड रखा है। द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और लगातार एक्सपोजर, दिखावा हो रहा है सामाजिक मीडिया का, उसके प्लेटफॉर्म लगातार बनते जा रहे हैं, वेयर इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स रैपिडली, जहाँ पर एक सूचना बड़ी तेज़ी से फैलती है, एंड ऑफन विदाउट वेरिफिकेशन, और उसका वेरिफिकेशन नहीं होता किसी भी सूचना का और वो तेज़ी से फैल जाती है। हैज़ लेड टू द इरोजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और इससे हमारी जो सोचने की ताकत है, गहन रूप में सोचने की ताकत खोती जा रही है, एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल, और जो हम नैतिक तरीके से कोई भी निर्णय लेते हैं वो कुशलताएं खोती जा रही हैं।
The focus on instant gratification and online interactions had diminished the importance of face-to-face communication। और लगातार इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ऑनलाइन जो हमारी बातचीतें होती हैं उससे हम फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन करते हैं वह लगातार गिरता जा रहा है। एम्पैथी, सहानुभूति एंड अंडरस्टैंडिंग द कंसिक्वेंसेस ऑफ वंस एक्शन। और हम ना समझ पा रहे हैं कि एक व्यक्ति के एक्शन के क्या परिणाम हो सकते हैं। ना फर्दर मोर इसके आगे देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली वैल्यूज़। लगातार गिरावट आती जा रही है पारंपरिक परिवार के मूल्यों में एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। और प्रभावित हो रहे हैं धार्मिक संस्थान भी। फैमिलीज वंस द प्राइमरी सोर्स ऑफ मॉरल गाइडेंस। और परिवार पहले हुआ करते थे नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत होते थे। हैव बिकम इंक्रीजिंगली फ्रेगमेंटेड। अब वह तेजी से टूटती जा रही हैं। एंड पेरेंट्स ऑफन स्ट्रगल टू फाइंड द टाइम। और पेरेंट्स जो है वो संघर्ष कर रहे हैं जिससे कि उन्हें समय मिल पाए एंड रिसोर्सेज टू इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन देयर चिल्ड्रन। जिससे कि वो स्रोत का वह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनके बच्चे के अंदर नैतिक शिक्षा आ जाए। सिमिलरली द डिक्लाइन इन रिलीजियस ऑब्जर्वेंस। और लगातार गिरावट आ रही है धार्मिक ऑब्जर्वेंस पर हैज़ लेड टू अ डिक्रीज इन द ट्रांसमिशन ऑफ रिलीजियस टीचिंग। और इससे जो है हमें लगातार धार्मिक शिक्षाएं नहीं मिल रही हैं दैट ऑफन प्रोवाइड अ मॉरल कंपस फॉर इंडिविजुअल्स। जो कि एक नैतिक जो है कंपस का मतलब प्रकार हमें देता है हर एक व्यक्ति को। द कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस डिक्लाइन इन मॉरल एजुकेशन आर एविडेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। और लगातार जो गिरावट आ रही है नैतिक शिक्षा में इसका प्रभाव समाज पे देखा जा सकता है। वी विटनेस अ राइज इन अनएथिकल बिहेवियर। और हम गवाह हैं अनैतिक व्यवहारों के सच एज चीटिंग जैसे कि धोखाधड़ी, बेईमानी एंड अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ फॉर अदर्स। और दूसरों की जरा भी इज्जत ना करना। देयर इज़ एन इंक्रीज इन बुलिंग। और लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों को परेशान करना, साइबर बुलिंग और कंप्यूटर के ज़रिए नेट के ज़रिए लोगों को तंग करना एंड ऑनलाइन हरासमेंट। और ऑनलाइन लोगों को तंग करना एज इंडिविजुअल्स मे नॉट फुली कॉम्प्रीहेंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शन ऑन अदर्स। और एक व्यक्ति जो ऐसे गलत काम करता है वह समझ भी नहीं पाता कि उसके इस काम का क्या परिणाम दूसरे पे पड़ेगा। इन कंक्लूजन, और जहाँ तक निष्कर्ष के रूप में, पेरेंट्स मस्ट एक्टिवली एंगेज इन मॉरल डिस्कशंस विद देयर चिल्ड्रन। और पेरेंट्स को ये जो नैतिक विचार विमर्श हैं अपने बच्चे के साथ उसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड लेड बाय एग्जाम्पल। उदाहरण उन बच्चों के सामने रखने चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। और बच्चों को बताना चाहिए सहानुभूति, ईमानदारी और एकता के जितने भी गुण हैं पेरेंट्स को बच्चों को दिखाने चाहिए, बताने चाहिए। सोसाइटी एज अ होल नीड्स टू रीवैल्यूएट इट्स वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़। और ज़रूरत है समाज को कि वह दोबारा मूल्यों के और अपने प्रायोरिटीज़ को दोबारा से वह रीवैल्यूएट करें। प्लेसिंग अ रिन्यूड एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी। और उसके बाद एक समाज के ऊपर को नया करने में जोर डालें एंड एम्पैथी, सहानुभूति रखें एंड द कॉमन गुड, जिससे कि सामान्य कल्याण सभी का हो सके। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द राइटर्स ओपिनियन टूवर्ड्स मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन के लिए राइटर का कौन सा विचार जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको लगता है। एजुकेशन फोकस्ड ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, एजुकेशन एंड दैट एम्फेसाइजेस कम्युनिटी वैल्यूज़ एंड अदर्स। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर है सेकेंड वाला, एजुकेशन दैट एम्फेसाइजेस कम्युनिटी वैल्यूज़ एंड अदर्स। वो एजुकेशन जो कि जोर डालती है कम्युनिटी के मूल्यों पर और दूसरे इथोस के ऊपर डालती हैं। इथोस क्या होते हैं? हमारे नीति और नैतिक, इथिक्स होते हैं हमारी नीतियाँ। Now number 2, define the role of parents in addressing the decline in moral education according to the writer. राइटर के अकॉर्डिंग पेरेंट्स का क्या रोल है कि जब मॉरल एजुकेशन पूरी तरह डिक्लाइन हो जाए तो पेरेंट्स का क्या रोल है। तो बेटे यहाँ पर जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर ऐसे मार्क किया हुआ है। नंबर 2 देखिए, इन कंक्लूजन में आइए। नंबर 2,
पेरेंट्स मस्ट एक्टिवली, जो पेरेंट्स है बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, तो पेरेंट्स मस्ट एक्टिवली एंगेज इन मॉरल डिस्कशन विद देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को बहुत ही फुर्ती से अपने बच्चों के साथ विचार विमर्श, नैतिक विचार विमर्श करना चाहिए एंड लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण देने चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्पैथी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, और उनको लगातार उदाहरण सहित दिखाना चाहिए सहानुभूति, ईमानदारी और एकता का क्या महत्व है, ये उन्हें दिखाना चाहिए। ये बेटा सेकंड का आंसर है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, सेंटेंस को अप्रोप्रिएटली कंप्लीट करिए आप। नाउ अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर आ जाइए, फिर दोबारा उसी पर ही आ जाइए। नाउ अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन मॉरल एजुकेशन, राइटर के अनुसार हमारी नैतिक शिक्षा के अंदर लगातार पतन हो रहा है। वन ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिक्लाइन इन मॉरल एजुकेशन इज़, और मॉरल एजुकेशन के जो पतन हो रहा है उसका एक परिणाम और कौन सा है। नाउ थर्ड का आंसर, आइए ऊपर थर्ड का आंसर हम देखते हैं। एक और परिणाम इसका ये है, अ राइज इन अनइथिकल बिहेवियर, लोगों का अनैतिक व्यवहार उठ खड़ा होगा। एक और परिणाम ये होगा, सच एज चीटिंग, जैसे कि धोखाधड़ी, बेईमानी और दूसरों की इज्जत ना करना। नाउ नेक्स्ट आइए, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर सिनोनियम ऑफ ईच अदर। ये जो पैसेज है उसके अंदर एक शब्द दूसरे का सेम मीनिंग है। फ्रॉम द सेट्स A to D below identify one set of synonym, आपको इनमें से एक सेट निकालना है जो कि एक दूसरे का सेम वर्ड है, ठीक है। तो डिक्लाइन और रैपिड ऑपोजिट हुए। इरोजन एंड डिक्लाइन जो है वो, इरोजन का मतलब होता है बिल्कुल हटा देना, और डिक्लाइन का भी मतलब यही होता है पतन। तो इसका आंसर हुआ इरोजन, डिक्लाइन। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5th, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। सेंटेंस 5th पर आइए, अप्रोप्रिएटली फिलअप है ये। वी कैन से दैट द राइटर्स टोन बिकम्स मोर डीप एंड ऑब्जेक्टिव। हम ये कह सकते हैं कि जो राइटर का बात करने का तरीका बहुत गहरा है और ऑब्जेक्टिव है। When discussing about the merits of advancement of technology, जब वह टेक्नोलॉजी के विकास के विशेषताएं बताता है तब उसका जो टोन है वो बहुत ही गहरा हो जाता है। एंड कंपेयर टू डीमेरिट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज, और वह कंपेयर करता है डीमेरिट्स, इसकी अविशेषताएं बताना चाहता है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की, क्योंकि। नाउ यहाँ पे आइए, आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ आ जाइए, नंबर ये क्या, कौन सा नंबर है बेटा, ये है नंबर 5th। आइए यहाँ पे नंबर 5th का आंसर देखिए। द कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लगातार सोशल मीडिया जो है वो एक्सपोज होता जा रहा है, हर चीज़ उसकी सामने आ रही है। वेयर इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स रैपिडली, और जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है लगातार बड़ी जल्दी फैल जाती है। विदाउट वेरिफिकेशन, इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता। हैज़ लेड टू द इरोजन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, और इससे ख़त्म होती जा रही है हमारी क्रिटिकल, हमारी सोच एंड इथिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स, और ख़त्म हो रही है नैतिक तरीके से निर्णय लेने की हमारी ताकत। नाउ based on the reading of the passage, examine in about 40 words how the weakening of family and religious ties led to a decline in moral education। बताइए परिवार का कमज़ोर होना, परिवार और धर्म का कमज़ोर होना कैसे हमारी मॉरल एजुकेशन को जो है वो नीचे की तरफ लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर बेटा 6th का आंसर देखिए कि increasingly fragmented and parents often struggle to find the time and resources to instill moral values in their children, और लगातार टूटती जा रही हैं moral values, और पेरेंट्स जो है स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे कि उनके बच्चे के अंदर नैतिक शिक्षा आ जाए। Similarly, the decline in religious observance has led to a decrease in the transmission of religious teaching, और लगातार religious teaching बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं, लगातार इनका पतन हो रहा है। that often provide a moral compass for individual, और अक्सर ही यह धार्मिक शिक्षाएं हमें एक मानसिक और नैतिक जो है प्रकार एक व्यक्ति को देती हैं। Now Number 7, which one of the following is a primary factor contributing to the decline in moral education, और इनमें सबसे ज़्यादा प्राथमिक तत्व कौन सा है जो कि मॉरल एजुकेशन को बिल्कुल पतन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आ जाइए, इसके आंसर पर आ जाइए। यस बेटा, आइए आइए आइए, यहाँ पर
करेक्ट आंसर है शिफ्ट इन सोसाइटल वैल्यूज़, और जो हमारे समाज की जो मूल्य हैं वो लगातार शिफ्ट होती जा रही हैं, अच्छाई से बुराई की ओर जाती जा रही हैं। नंबर 8, व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज़ शिफ्टिंग टूवर्ड्स, क्या परिणाम होगा आधुनिक समाज लगातार झुक रहा है इंडिविजुअलिज्म का मतलब एकाकी, एक अकेला व्यक्ति, मटेरियलिज्म पैसे से संबंधित, एंड पर्सनल सक्सेस और व्यक्तिगत सफलता की ओर झुकता चला जा रहा है। नाउ इसके क्या परिणाम होंगे, आइए इसका परिणाम देखते हैं। यस नाउ इसका क्वेश्चन नंबर यस 8th का, दिस शिफ्ट हैज़ लेड टू अ डिक्रीज्ड एम्फोसिस ऑन कम्युनिटी वैल्यूज़, और ये जो शिफ्ट हो रहा है इससे कम हो रही है हमारी कम्युनिटी के मूल्य, सहानुभूति एंड इथिकल बिहेवियर, और नैतिक व्यवहार में कमी आ रही है। ओके यस बेटा, नाउ पैसेज नंबर 2, ये भी 10 मार्क्स का ही है। An Earth-sized planet orbiting a dim star in our galactic neighborhood is offering some of the best evidence to date of volcanism beyond our solar system. यहाँ पर एक अर्थ साइज के प्लैनेट की बात हो रही है जो कि ऑर्बिट कर रहा है, घूम रहा है, एक डिम स्टार की तरह घूम रहा है, और ये हमारे गैलेक्सी के बिल्कुल पड़ोस में है, और इसमें सोलर सिस्टम के जितने ही वॉल्केनो क्या होते हैं, ज्वालामुखी इत्यादि भी उसके ऊपर हैं, with observations suggesting a rugged and rocky world, और ऐसा ऑब्जर्वेशन ये बताती हैं कि उस अर्थ साइज प्लैनेट की जो आसपास का जो संसार है वो रग्ड है, बिल्कुल रफ है और चट्टानदार है, टॉर्मेंटेड बाय कांस्टेंट इरप्शंस, और लगातार यहाँ पर परेशानियाँ खड़ी होती रहती हैं इरप्शंस, वॉल्केनो की वजह से इस प्लैनेट के ऊपर कुछ कुछ हलचलें होती रहती हैं। साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो प्लैनेट है, द थर्ड डिटेक्टेड ऑर्बिटिंग दिस पर्टिकुलर स्टार, और ये तीसरा जो है डिटेक्ट किया हुआ ये पर्टिकुलर एक स्टार है, इज़ लाइकली कवर्ड विद वॉल्केनोज सिमिलर टू जुपिटर्स मून लो, और ये जो है बिल्कुल वॉल्केनो से, ज्वालामुखियों से ढका हुआ है, बिल्कुल जुपिटर के चांदों की तरह, जुपिटर के भी जो चांद हैं उनकी तरह। द मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन आवर सोलर सिस्टम, और जुपिटर मून लो, जुपिटर के जो चांद हैं वो सबसे ज़्यादा वॉल्केनिकली एक्टिव बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम में, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वहीं पर होती हैं। इन आवर सोलर सिस्टम अर्थ एंड वीनस आर वॉल्केनिकली एक्टिव, और हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ और वीनस जो है इनमें बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी है जो कि एक्टिव रहते हैं, एज आर सम ऑफ जुपिटर्स मून, और जैसे कि जुपिटर के चांदों के ऊपर कुछ ज्वालामुखी एक्टिव रहते हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही अर्थ और वीनस पर भी रहते हैं। The planet's volcanism was not directly observed but rather inferred due to its significant gravitational interaction with the larger of the two other planets orbiting the dim star. और जो इसमें प्लैनेट के जो ज्वालामुखी हैं ये डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं होते, और ये ऑब्जर्व तब होते हैं जो दो अदर प्लैनेट जो कि ढूंढे गए हैं, जो कि इस डिम स्टार को जो है वो ऑर्बिट करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, और उनके द्वारा पता चलता है। द ग्रेविटेशनल टग फ्रॉम द लार्जर प्लैनेट में स्क्वीज एंड फ्लैक्स द न्यूली आइडेंटिफाइड वन, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो नया खोजा गया प्लैनेट है अक्सर उसको दबा दिया जाता है और वह झुक जाता है, हीटिंग अप इट्स इंटीरियर, इसका आंतरिक भाग गर्म हो जाता है, एंड कॉजिंग सरफेस वॉल्केनिक एक्टिविटी, और तभी जो है वो ज्वालामुखी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो जाती हैं। सिमिलर टू लो, जैसे कि जुपिटर के मून लो पर होती हैं, बिल्कुल ठीक वैसे ही इस पर भी ज्वालामुखी की एक्टिविटी शुरू हो जाती हैं। द रिसर्चर सेड, अनुसंधानकर्ताओं ने कहा, प्लैनेट्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम आर कॉल्ड एक्सोप्लैनेट्स, और वो ग्रह जो कि हमारे सोलर सिस्टम से अलग हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। There is not yet any direct observational evidence of exoplanet volcanism. कोई भी ऐसा ऑब्जर्वेशनल सबूत नहीं है एक्सोप्लैनेट के बारे में या उनके ज्वालामुखी के बारे में। बट दिस प्लैनेट इज़ अ पर्टिकुलरली लाइकली कैंडिडेट, सेड यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर इयान क्रॉसफील्ड। लेकिन कंसास यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी के प्रोफेसर इयान क्रॉसफील्ड ने कहा है कि ये जो प्लैनेट है जो कि अर्थ के साइज़ का है, ये प्लैनेट एक बहुत ही बेहतरीन कैंडिडेट है। वन ऑफ द ऑथर्स ऑफ द रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर, नेचर के अंदर उन्होंने ये बात पब्लिश की है एक लेखक के नाते।
इट इज़ अ प्लैनेट दैट डज नॉट रोटेट, ये एक ऐसा ग्रह है जो कि घूमता नहीं है, अपना चक्कर नहीं लगाता। विद वन साइड परपैचुअली इन डे लाइट एंड द अदर्स इन डार्कनेस, उसके एक और पूरा दिन रहता है और दूसरी ओर अंधेरा। द प्लैनेट इज लोकेटेड इन द मिल्की वे, और ये मिल्की वे का मीनिंग होता है, आपको मालूम है, हमारी जो गैलेक्सी होती है मिल्की वे कहलाती है, और हमारी आकाश गंगा के अंदर 86 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम से 86 लाइट ईयर दूर है इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टेलेशन क्रेटर, और जहाँ पर तारों का समूह है उस दिशा में है। A light year is a distance light travels in a year 59 ट्रिलियन माइल्स, और लाइट ईयर क्या होता है, एक वर्ष के अंदर जितनी भी रोशनी जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और ये 59 ट्रिलियन माइल्स हैं। इट इज़ स्लाइटली लार्जर देन अर्थ एंड ऑर्बिट्स वेरी क्लोज टू अ रेड ड्वार्फ स्टार, और ये जो प्लैनेट है ये अर्थ से थोड़ा ये बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, और ये चक्कर लगाता रहता है रेड ड्वार्फ स्टार के आसपास चक्कर लगाता है, अ टाइप मच स्मॉलर देन आवर सन, और ये जो लाल रंग का एक छोटा सा बौना तारा है वे हमारे सूर्य से छोटा है, विद रिलेटिवली लो मास एंड टेम्परेचर, और ये कम जगह घेरे हुए है, इसका टेम्परेचर भी कम है। कंप्लीटिंग इट्स इलिप्टिकल जर्नी अराउंड इट इन ओनली 2.8 डेज, और ये 2.8 दिनों के अंदर अपनी यात्रा को पूरा करता है। इट्स सरफेस टेम्परेचर अपीयर्स टू बी स्लाइटली वार्मर देन अर्थ, और इसका जो सरफेस का जो टेम्परेचर है, तापमान है, धरती से थोड़ा गर्म है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द इनर एज ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड द हैबिटेबल जोन, और ये जो है एक किनारे पर है जिसको कि हैबिटेबल जोन कहा जाता है, और गोल्डी लॉक्स जोन या फिर गोल्डी लॉक्स जोन कहा जाता है। अराउंड द स्टार, तारे के आसपास, नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा, परहैप्स एबल टू मेंटेन लिक्विड वाटर ऑन द सरफेस एंड हार्बर लाइफ, और ये हार्बर लाइफ पर और लिक्विड का और सरफेस के ऊपर लिक्विड को मेंटेन रखता है। ठीक है ना, थोड़ा गला खराब हो रहा है बेटा मेरा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। नाउ फर्स्ट वाले में बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैरा 1, द मोस्ट वॉल्केनिकली एक्टिव सेलेस्टियल बॉडी बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम इज, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी जहाँ पर फटते हैं, और ऐसी एक सेलेस्टियल बॉडी है हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल अलग, क्या है वो? एन एस्ट्रॉयड, अ कमेट, एन अर्थ साइज प्लैनेट, अ मीटेरॉयड। तो यहाँ पर एक अर्थ साइज का प्लैनेट है जिसके ऊपर ज्वालामुखी फटते रहते हैं। वॉज द अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स वॉल्केनिज्म ऑब्जर्व डायरेक्टली, क्या अर्थ साइज के ये जो ग्रह है इसके ऊपर के ज्वालामुखी को सीधे सीधे ऑब्जर्व कर सकते हैं? हाउ वॉज इट इवेंचुअली मेजर्ड, और इसे कैसे मेजर किया जाता है? देखिए सेकंड का आंसर मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ऊपर आ जाइए आप यहाँ पे पैसेज में, यहाँ देखिए थर्ड नंबर का जो है, द प्लैनेट्स वॉल्केनिज्म वॉज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व बट रादर इन्फर्ड ड्यू टू इट्स सिग्निफिकेंट ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन विद द लार्जर ऑफ द टू अदर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द डिम स्टार। इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज what could be the consequence of a gravitational tug of the larger planet on the earth sized planet? ये जो अर्थ साइज का प्लैनेट है इसके ऊपर जो है गुरुत्वाकर्षण दबाव का क्या परिणाम होता है? आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर ठीक इसी के बाद है, सेकंड के बाद। द ग्रेविटेशनल टग फ्रॉम द लार्जर प्लैनेट में स्क्वीज एंड फ्लैक्स द न्यूली आइडेंटिफाइड वन, हीटिंग अप इट्स इंटीरियर एंड कॉजिंग सरफेस वोल्केनिक एक्टिविटी सिमिलर टू लो। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, based on the researches the scientists conducted about the surface of the earth size planet they found it to be, और उन्होंने वैज्ञानिकों ने ये अर्थ साइज के प्लैनेट को कैसा पाया है? ये स्मूथ और प्लेन है। कैसा है ये? स्मूथ है और प्लेन है। रग्ड है या रॉकी है? ड्राई या रफ है? टफ या प्लेट्यूज है? तो ये रग्ड है और रॉकी है, बिल्कुल खुरदरा है और चट्टानदार है। नाउ नेक्स्ट पर आइए, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, आपको सही या गलत बताना है। द अर्थ साइज प्लैनेट ऑर्बिटिंग अ डिम स्टार कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एक्सो प्लैनेट, और ये अर्थ साइज का जो प्लैनेट है ये डिम स्टार का ऑर्बिट करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, इसे एक्सो प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है।
नाउ नेक्स्ट आ जाइए 6 पर, इन द गिवन सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स मोस्ट लाइकली सिनोनियम। आपको ये जो वर्ड दिया हुआ है इस लाइन के अंदर फ्लैक्स वर्ड दिया हुआ है। द ग्रेविटेशनल टॉर्क फ्रॉम द लार्जर प्लैनेट में स्क्वीज एंड फ्लैक्स द न्यूली आइडेंटिफाइड वन heating up its interior causing surface volcanic activity similar to low, the researchers said। तो यहाँ फ्लैक्स का क्या मीनिंग है? क्या इसको टाइट कर देता है? नील का मतलब इस घुटने के बल बैठ जाता है, बेंड का मतलब झुका देता है, स्ट्रेटन का मतलब सीधे कर देता है। तो ये जो है यहाँ पर बाकी के जो प्लैनेट है वो इसे दबा देते हैं और इसे बेंड झुका देते हैं। नाउ नंबर 7, describe the unique characteristics of the Earth-sized exoplanet orbiting a red dwarf star that make it an intriguing candidate for potential inhabitability। यहाँ पर elaborate on its size, temperature, proximity to the star and orbital period। आपको बताना है अर्थ साइज का जो प्लैनेट है जो रेड कलर के ड्वार्फ स्टार का जो चक्कर लगाता है उसके बारे में आपको बताना है। इट इज़ स्लाइटली, देखिए पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक है। इट इज़ पूरा ये आंसर है यहाँ पर। इट इज़ मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से, ये देखिए लास्ट वाले में, इट इज स्लाइटली लार्जर देन अर्थ एंड ऑर्बिट्स वेरी क्लोज टू अ रेड ड्वार्फ स्टार, अ टाइप मच स्मॉलर देन आवर सन with relatively low mass and temperature, completing its elliptical journey around it in only 2.8 days. Its surface temperature appears to be slightly warmer than Earth. It is situated at the inner edge of what is called the habitable zone or Goldilocks zone around the star, not yes now around the star, not too hot and not too cold, perhaps able to maintain liquid water on the surface and harbor life। थोड़ा क्लियर नहीं है बेटा, लेकिन आप थोड़ा इसको जूम करेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, मुझे जल्दी जल्दी इसलिए चलना पड़ रहा है क्योंकि ये जो है फिर ये पेपर में कर नहीं पाऊंगी, बहुत लंबा पेपर है ये। लास्ट क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द रिसर्चेस। नाउ नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए आप, बिल्कुल लास्ट पर आइए। Yes, now which of the following is the main takeaway from the study mentioned in the passage? ऑप्शन नंबर 1, यहाँ 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन 1, the study provides direct observational evidence of exoplanet volcanism beyond our solar system। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ही नहीं देता, पहली बात। The planet's proximity to a red dwarf star and its location within the habitable zone are the only consideration to make it a potential candidate for the harboring life। ये ओनली सिर्फ एक प्लैनेट के, रेड ड्वार्फ प्लैनेट के ज़रिए इसके सारे की सारी considerations, thoughts नहीं मिलते। Now, the newly detected planet's gravitational interaction with other larger planets suggests that the likelihood of volcanism on its surface similar to Jupiter's moon low। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसके ऊपर जितनी वॉल्केनिक एक्टिविटी है वो जुपिटर के मून की तरह ही होती हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाइए सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। ग्रामर 10 मार्क्स की है और यहाँ पर 10 मार्क्स की ग्रामर है और 20 मार्क्स का टोटल है ये। आइए ग्रामर हम डिस्कस करते हैं। यस, नाउ आ जाइए ग्रामर, आ जाइए ग्रामर जल्दी जल्दी मैं डिस्कस कर रही हूँ। कंप्लीट एनी 10 ऑफ द 12, यहाँ पर 12 दिया लेकिन मैं 12 को 12 डिस्कस करूँगी आपसे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, कोई 1 मार्क का है, कोई 2 मार्क का, इस टाइप से है। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ। एज चिल्ड्रन we are all taught about the water cycle in schools, this integrated understanding of how the biophysical system वर्क्स बाय, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए इसके अंदर वर्क्स आएगा। एंड द इम्पैक्ट द ह्यूमन एक्टिविटीज हैव ऑन द एनवायरमेंटल ग्रेजुअली वेन्स अवे एज वी मूव इनटू हायर एजुकेशन। रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द आर्टिकल From an article on health and well-being, identify the error and supply the correction in the sentence। आपको इसके अंदर एरर पहले गलती लिखनी है, उसके बाद फिर इसे करेक्ट करके लिखना है। It is important to note that excessive loss of water must lead to dehydration। तो यहाँ पर मस्ट नहीं आना चाहिए बेटा, यहाँ पर कहना आना चाहिए कि जो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर होता है वह डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को जो है वो पानी की कमी को दिखा सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पर आइए। तो आपने एरर इधर लिखना, करेक्शन दूसरी साइड में लिखना। फादर नंबर 3 आइए। फादर एंड हिज सन हैड ए कन्वर्सेशन अबाउट बैड हैबिट्स, रिपोर्ट्स फादर स्टेटमेंट। फादर की स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना है, मतलब नरेशन में चेंज करना है। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट है फादर, द फादर एडवाइज्ड हिज सन। तो यहाँ पर ये डोंट से सेंटेंस स्टार्ट है तो नॉट पहले लीजिए और कनेक्टर लगाइए टू। नॉट टू टीयर पेजेस फ्रॉम हिज नोटबुक। यहाँ पर योर सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट है सन तो इसीलिए यहाँ पर आएगा हिज।
ओके ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है बेटा, आप मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वीडियो देख सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने उसमें क्या किया हुआ है और बहुत आसानी से समझ आएगा आपको। नाउ रीड द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड ए स्टूडेंट रिगार्डिंग हॉलीडेज होमवर्क। ये भी एकदम नरेशन ही है और यहाँ पर टीचर और जो है वो स्टूडेंट का डायलॉग है। टीचर हैव यू नोटेड योर, ये देखिए आप थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं इसे। नाउ टीचर कह रही है, टीचर हैव यू नोटेड योर हॉलीडे होमवर्क फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप, और स्टूडेंट जो है वो क्या जवाब देता है, येस सर आई हैव नोटेड। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द रिपोर्टिंग ऑफ द अबव डायलॉग द टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट। तो यहाँ पर टीचर ने अपने स्टूडेंट से क्या पूछा, तो यहाँ पर देखिए टीचर ने अपने स्टूडेंट से पूछा हैव यू नोटेड योर हॉलीडेज होमवर्क फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसे चेंज करना है तो यहाँ पर हैव लगा है, इसलिए यहाँ पर इफ कनेक्टर आएगा, तो हैव को छोड़ दीजिए, पहले यू को चेंज कीजिए, यू है सेकेंड पर्सन जाएगा स्टूडेंट में, तो ये हो जाएगा ही। इफ ही हैड नोटेड हिज हॉलीडेज होमवर्क, और यहाँ पर फ्रॉम द व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, नाउ नंबर 5 आइए, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ एन एडिटोरियल मैगजीन। आपको इनमें से 3 में से कोई एक लेना है। नाउ देखिए, institutional autonomy seems the best bet for the future of Indian higher education, especially with the emergence of a large and growing number of private universities। देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो है वो कोई यहाँ पर क्या भी नहीं आ सकता, हु किसी पर्सन के लिए आता है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा विच are setting globally accepted standards in higher education। नंबर 6, identify the error and supply correction for the, ये भी एडिटिंग है बेटा, यहाँ पर फॉर एन ऑर्डर ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक, यहाँ पर आ जाइए, देखिए इन केस एनी पर्सन इज फाउंड वायलेटिंग द अफोरसेड इंस्ट्रक्शंस द डिफॉल्टिंग पर्सन शैल बी प्रोसीड, शैल बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो प्रोसीड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा प्रोसीडेड। नेक्स्ट पर आइए, नंबर 7, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन ऑफ द क्लोजिंग लाइन फ्रॉम अ डायरी एंट्री। देखिए यहाँ पर टुडे आई फील क्वाइट सैड, आकाश अनॉयड मी ग्रेटली बाय पुशिंग मी इन द प्लेग्राउंड ऑफ नो रीज़न। और यहाँ पर आ जाइए, देखिए यहाँ पर ये जो सी जो है इसमें करेक्शन है, ऑफ की जगह आएगा फॉर, प्लेग्राउंड फॉर नो रीज़न। ठीक है, ऑफ की जगह आएगा फॉर। नाउ यहाँ पर एरर है फॉर ऑफ और करेक्शन है फॉर। नंबर 8, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। देन अ वीक और 2 लेटर, 1 या 2 हफ्ते के बाद केम जजमेंट डे का दिन आया। द प्रोफेसर ने, अब यहाँ ये पास्ट में है, द प्रोफेसर गेव आवर पेपर्स बैक टू अस विद ग्रेड्स एंड कमेंट्स। ओके, फ्यूचर नहीं है, कॉन्टिन्यू नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आपका यस, यहाँ पर आएगा गेव वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नंबर 9 पे आइए, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द शॉपकीपर एंड हिज कस्टमर बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। बेटा फिर ये नरेशन आ गया, आप मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि 3 नंबर का ये आता है अलग अलग करके, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शॉपकीपर, वेलकम टू आवर मोबाइल फोन, हाउ कैन आई हेल्प यू सर? कस्टमर, आई वांट टू बाय अ न्यू मोबाइल। द शॉपकीपर वेलकम द कस्टमर इन हिज मोबाइल फोन शॉप एंड आस्क्ड हाउ ही कुड हेल्प हिम। द कस्टमर आंसर्ड, यहाँ पर कस्टमर ने क्या जवाब दिया, आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ हो जाएगा दैट लगेगा, क्योंकि दैट लगा हुआ है पहले से। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट है कस्टमर, तो हो जाएगा ही। वॉन्ट का वॉन्टेड टू बाय अ न्यू मोबाइल फ़ोन। नेक्स्ट आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। आइए यहाँ पे, हाउस नंबर 55, किसान कॉलोनी, झुंझुनू, फर्स्ट फ्लोर विद 3 बेडरूम्स, हैविंग, क्योंकि यहाँ पर डैश के बाद थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर हैविंग आएगा। ओके, बाथरूम, कार पार्किंग अवेलेबल। ओके, नाउ नंबर 11, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ फेमस पोम बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आर्ट दो अब्रॉड ऑन हिज स्टॉर्मी नाइट, ऑन द जर्नी ऑफ लव माई फ्रेंड द स्काई। द स्काई यहाँ पर हैज़ ग्रोन नहीं आएगा, क्योंकि पोम के अंदर जो है प्रेजेंट टेंस चलता है और पूरी पोम में थ्रू आउट प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पर आएगा ग्रोन्स, क्योंकि स्काई जो है वो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर आएगा ग्रोन्स। नाउ 12th, आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द फॉलोइंग पॉपुलर फूड ब्लॉग। देखिए एडिटिंग भी 3 नंबर की आती है, नरेशन भी 3 नंबर की आती है, तो इसे आप अच्छे ढंग से कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट आइए, देखिए
Hooray for June, the sun is shining and I am looking forward to summertime activities with Grace. I have been brainstormed. यहाँ पर been के बाद has have had प्लस बीन के बाद में V1 ING आता है, तो ब्रेन स्टॉर्म की जगह आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्म एरर हो गया, करेक्शन हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब आइए राइटिंग सेक्शन पर। बेटा राइटिंग सेक्शन जो है पूरा मैंने यहाँ पर इसी के अंदर जो है वो आपको डाल दिया है, पूरा राइटिंग सेक्शन सॉल्व करके पूरा डाला है मैंने, और मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। योर स्कूल रिसेंटली सेलिब्रेटेड वन महोत्सव अंडर इको क्लब। द सेलिब्रेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग इवेंट्स। आपको ये 3 जो इवेंट्स नीचे दिए हैं ना, वो अपने पैराग्राफ के अंदर जो आप लिखेंगे उसमें राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट वन महोत्सव इन योर स्कूल। वन महोत्सव सेलिब्रेशन के बारे में आपको पैराग्राफ बनाना है विद द हेल्प ऑफ यस नाउ। यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है और आप पिक्चर के ज़रिए जो है वो पिक्चर के ज़रिए इनको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पीछे पूरा दिया हुआ है, इसका और क्वेश्चन भी सॉल्व किया है मैंने। इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर यू वर वीक इन इंग्लिश बट योर इंग्लिश टीचर हेल्प यू अलॉट। और पिछले साल के शुरू में आप अंग्रेजी में बहुत वीक थे और अंग्रेजी की टीचर ने आपकी बहुत सहायता की। बाय हिज और हर स्प्लेंडेड एफर्ट्स, चाहे टीचर आप सर कहें या मैडम कहें, सर कहेंगे तो हिज और मैडम कहेंगे तो हर। स्प्लेंडेड एफर्ट्स यू गॉट हाईएस्ट मार्क्स, और उनके बहुत शानदार प्रयत्न की वजह से आपने बहुत अच्छे अंक लिए। डिस्क्राइब योर इंग्लिश टीचर एंड हर एफर्ट्स इन 120 वर्ड्स। आपको अपने इंग्लिश टीचर और उनके एफर्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करना है। नाउ वीना स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी बट कुडंट कंप्लीटेड। वीना ने राइटिंग जो है वो एक स्टोरी लिखनी शुरू की थी लेकिन उसको वह कंप्लीट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर आपको जो है स्टोरी कंप्लीट करनी है और स्टोरी का टाइटल भी बेटा देना है। तो स्टोरी जो स्टार्ट यहाँ से करनी है। देयर लिव्ड अ रिच मैन इन वाराणसी, ही हैड ओनली वन सन। एक बहुत अमीर आदमी था वाराणसी में, उसका एक बेटा था। हु हैड टर्न 10, जो कि 10 साल का हो गया था। वांटेड टू फाइंड आउट अ गुड एडवाइज़र फॉर हिज सन। उसे अपने बेटे के लिए एक बहुत अच्छा सलाह देने वाला चाहिए था अपनी मौत से पहले। वो चाहता था रिच मैन कि मैं मर जाऊँ तो मैं अपने बेटे को एक सलाहकार देकर जाऊँ, द मैन। अब आपको कहानी इसके आगे लिखनी है, ठीक है, और टाइटल ज़रूर देना है आपने। नाउ यू आर जयंत और प्रज्ञा, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। अगर आप बॉय हैं तो जयंत लिखेंगे और लड़की हैं तो प्रज्ञा। आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल आप जा रहे थे, यू सॉ अ स्मॉल स्टूडेंट मीटिंग इन एक्सीडेंट विद अ बाइक। आपने देखा एक छोटा सा लड़का जो है बाइक से उसका एक्सीडेंट हो गया। आपको डायरी एंट्री लिखनी है और इस इंसिडेंट को लिखना है। पूरा सोल्यूशन मैंने पीछे दिया हुआ है बेटा। नाउ रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ टू गिवन। नाउ 5 नंबर का है ये, देखिए। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर, ये आप देख सकते हैं, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हैड। और इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसने मार्जी का सर थपथपाया अपना काम पूरा करने के बाद। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स, मार्जी की मदर हैं, उन्होंने कहा ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। छोटी लड़की कौन है? मार्जी। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है जोग्राफी का जो क्षेत्र है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज भाग रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year-old लेवल, मैंने इसे मार्जी की उम्र 10 साल की उम्र के हिसाब से कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और अगर हम इसका ओवरऑल प्रोग्रेस, अगर हम इसकी उन्नति देखें मार्जी की, तो सेटिस्फैक्ट्री है, बुरी नहीं है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, उसने मार्जी का सिर दोबारा थपथपाया। हु स्माइल्ड आफ्टर फिनिशिंग द टास्क, कौन मुस्कुराया अपना काम खत्म करने के बाद? मार्जी, मिसेस जोन्स, इंस्पेक्टर टॉमी। तो मुस्कुराया इंस्पेक्टर, जो कि मार्जी के कंप्यूटर का ज्योग्राफी का लेवल ठीक करने आया था। Fill in the blank appropriately, taking reference from the above context. The reason given by the inspector for the issue in the geography sector was, और इंस्पेक्टर ने geography sector में कौन से इशू की बात की? उन्होंने कहा geared a little too quick, कि geography का सेक्टर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तेज चल रहा था। हाउ डिड द इंस्पेक्टर एडजस्ट द स्पीड ऑफ द जोग्राफी सेक्टर, इंस्पेक्टर ने जोग्राफी के सेक्टर की स्पीड को कैसे एडजस्ट किया। एंड हाउ डिड द इंस्पेक्टर एक्सप्रेस हिज अप्रूवल ऑफ मार्जीज प्रोग्रेस, और उन्होंने मार्जी की उन्नति के बारे में कैसे अपनी सहमति जताई। 40 वर्ड्स में देना है बेटा आंसर। देखिए मैंने यहाँ दिया हुआ है आंसर, थोड़ा ब्लर्ड है लेकिन ये देखिए, आप इसको जूम करेंगे ना
Now, the inspector adjusted the speed of geography sector according to Margie's IQ. इंस्पेक्टर ने geography sector की स्पीड को मार्जी की इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया. He had slowed it down, उसने उसे धीमा कर दिया. He told Margie's progress was satisfactory, उन्होंने बताया मार्जी की उन्नति संतुष्टि से भरी है, बुरी नहीं है. नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, सही या गलत बताइए. द इंस्पेक्टर थॉट दैट मार्जीज ओवरऑल प्रोग्रेस वॉज एक्सीलेंट. इंस्पेक्टर ने सोचा मार्जी की उन्नति बहुत बेहतर है, तो ये गलत है. मार्जी की उन्नति सेटिस्फैक्ट्री थी. अब बी पर आइए, नेक्स्ट आ जाइए. थोड़ा बेटा सॉरी ब्लड आ रहा है पेपर, थोड़ा सा. नाउ thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweet, और उसने सोचा थिंकिंग टू ह्यूमर, उसने मुस्कुराते हुए मिठाई का जो गिफ्ट था कि इससे बच्चे को धैर्य मिलेगा, आदमी ने मिठाई बच्चे को ऑफर की. द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और आदमी उसको स्वीट शॉप के काउंटर पर ले गया. लिटिल चाइल्ड में से है, द लॉस्ट चाइल्ड में से है. What sweets would you like, child? बच्चा जब खो गया था, एक आदमी ने उसे उठाया, तो आदमी जो है उसे स्वीट की दुकान पर ले गया. उसने उससे पूछा बेटा कौन सी मिठाई चाहिए. द चाइल्ड turned his face from the sweet shop. बच्चे ने अपना चेहरा स्वीट शॉप से मोड़ लिया. only sobbed, और सिर्फ सुबकने लगा, धीमे धीमे रोने लगा. I want my mother, I want my father. मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिताजी चाहिए. ओके, नाउ यहाँ पर आ जाइए. जस्ट अ मिनट यहाँ आ जाइए बेटा. यस नाउ, यस 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 यस. व्हाट डिड द मैन ऑफर टू द डिसकॉन्सोलेट चाइल्ड? वो बच्चा जिसे धैर्य नहीं मिल रहा था, आदमी ने उसे क्या ऑफर किया? आदमी ने उसे ऑफर किया अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए. स्टेट ट्रू और फॉल्स. When the man met the child became very happy and enjoyed the fair. जब आदमी उस बच्चे से मिला और तो बच्चा बड़ा खुश था और फेयर को बड़ा एंजॉय कर रहा था, तो ये गलत है. बच्चा बुरी तरह से रो रहा था. What was the child's response when asked about his preferred sweets? बच्चे का क्या रिस्पॉन्स था जब उसे उसकी मन की मिठाई दी जाने लगी? Why did he behave in a certain way? उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया? देखिए बेटा थोड़ा सा इसे जूम कर लीजिए. देखिए मैं पढ़ भी रही हूँ और आपको मेरे पढ़ने से भी समझ आएगा. द चाइल्ड turned his face and only sobbed. बच्चे ने अपना मुंह मोड़ लिया और सिर्फ रोने लगा. He behaved in a certain way, और वह अजीब से तरीके से व्यवहार करने लगा. बिकॉज ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसने अपने माता पिता को खो दिया था. ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए. fill in the blanks appropriately with reference to the above passage. The child expressed his longing by. बच्चे ने अपनी इच्छा प्रकट की क्या कहकर? saying that he needed his mother and father. ये कहकर कि उसे सिर्फ अपने मदर और फादर चाहिए. Now read the given extract and answer the questions for any one of the two. Now I shall be telling this the road not taken में से है extract ये. I shall be telling this with a sigh. मैं इस बात को बड़े ही दुख से कहूँगा. Somewhere ages and ages hence, कहीं ना कहीं युगों से. Two roads diverge in a wood. दो सड़कें जो हैं मुड़ जाती हैं जंगल में. wood का मतलब है small जंगल. and I, और मैं. I took the one less travelled. मेरे जैसे लोग कम चली हुई राहों को लेते हैं. and that has made all the difference. इसी से सारा अंतर पड़ता है. now आ जाइए क्वेश्चन पर आइए. yes now I took the one less travelled. मैंने ली कम चली हुई सड़क. in this line what is the possible meaning of less travelled by? इसका मतलब है less travelled by का मतलब है road was not travelled by many people, कि इसके ऊपर बहुत सारे लोग नहीं चले हैं. Now state true and false. The central theme of the poem is choices and their consequences. इस पोम का द रोड नॉट टेकन का सेंट्रल आइडिया चॉइसेस एंड देयर कंसिक्वेंसेस, हमारे चूज करने का तरीका और इसके परिणाम. बिल्कुल सही है ये. नाउ नेक्स्ट आइए थर्ड पर. व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय? स्पीकर का क्या मतलब है इन दोनों से? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड. दो सड़कें जाकर जंगल में मुड़ जाती हैं. एंड वाई डिड ही टेक द रेड लेस ट्रेवल्ड बाय? और वह कम चली हुई सड़क को क्यों लेता है? देखिए आइए यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ आंसर. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड. दो सड़कें जंगल में मुड़ जाती हैं. मीन्स आर फोर्क इन द रोड, क्योंकि सड़कों के बीच में फोर्क का मतलब होता है कांटेदार. कांटेदार का मतलब एक सड़क एक राइट और चली गई और एक सड़क लेफ्ट तरफ चली गई. द पोइट टुक द लेस ट्रेवल्ड रोड बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. और पोइट जो है कम चली सड़क इसलिए लेना चाहता है क्योंकि वह दूसरों से अपने आप को अलग दिखाना चाहता है. नाउ
द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन, इस लाइन के अंदर कौन सा अलंकार यूज किया है? समवेयर एजेस एंड एजेस, हेंस एजेस एंड एजेस 2 बार आया है, जहां पर सेम वर्ड 2 बार आता है वहां होती है रिपीटिशन। अब इसके और पर आइए, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, वह वो नहीं करेगी जो आप कहेंगे। विंड में से है ये स्टैंजा। सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, आओ अपने घरों को मजबूत बनाएं। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, अपने दरवाज़ों को कसकर जोड़ें। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, अपने शरीर को मजबूत बनाएं। मेड द हार्ट स्टेड फास्ट, अपने दिल को सख्त बनाएं, अपने दिल को मजबूत बनाएं। डू दिस, ऐसा करो, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और हवा जो है तुम्हारी मित्र बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट पर आइए। यस, हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन? ही कौन है फर्स्ट लाइन में बेटा? ही है फर्स्ट लाइन में विंड। व्हाट इज द मेन मैसेज कन्वेड इन दिस पोएम? इस पोएम का मेन मैसेज क्या है? एंड हाउ डज इट सजेस्ट अचीविंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप विद द विंड? और ये कैसे बताती है कि हम हवा के साथ अपना एक संतुलित मित्रतापूर्ण व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं? कैसे? देखिए, द मेन मैसेज कन्वेड इन द पोएम, इस पोएम के अंदर जो मेन मैसेज है विंड के अंदर, इज दैट वी शुड बी करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग, हमें साहसी और स्ट्रॉन्ग ताकतवर होना चाहिए। द वीक आर ब्लोन बाय विंड, जो बहुत हल्के होते हैं वो हवा के द्वारा उड़ा दिए जाते हैं। वाइल द स्ट्रॉन्ग रिमेन एंड ग्रो, जबकि जो ताकतवर होते हैं वह ठहरे रहते हैं और उनमें वृद्धि होती है। वी कैन अचीव हार्मोनियस रिलेशनशिप विद विंड बाय मेकिंग वन सेल्फ आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, हम हवा के साथ अपनी मित्रता कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाकर। नाउ स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। द फ्रेज जॉइंट द डोर्स फर्मली एक्चुअली मीन्स क्लोज एंड लॉक द डोर्स श्योरली सो दैट नो वन कैन एंटर द हाउस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम, कि आपको दरवाज़ों को जॉइंट द डोर्स फॉर्मली का मतलब है दरवाजे अच्छे से बंद करो, ताला लगाओ, जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। ये ट्रू है। फिल इन द blank appropriately with reference to the above context. Now, poetic device used in the line do this and the wind will be friends with us. हवा को मित्र की तरह दिखाया गया है और ये ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया गया है, तो ये है पर्सोनिफिकेशन। ओके, अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है और 9, 10, 11 जितने भी क्वेश्चंस हैं और आपका राइटिंग जो स्किल है वो सब के सब मैंने आपको इसमें दिया हुआ है, पीछे इसी वीडियो में ऐड किया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं। द स्नेक एंड द मिरर इज अ स्टोरी अबाउट अ फ्राइटनिंग इंसिडेंट। द स्नेक एंड मिरर वाइकम मोहम्मद बशीर की स्टोरी है। बहुत ही डरावना एक घटना है विच हैज़ बीन नरेटेड ह्यूमरसली, लेकिन इसे बड़े ही हंसी मजाक से पोइट ने जो है वो राइटर ने इसको नरेट किया है। जस्टिफाई द नरेशन स्टाइल ऑफ द राइटर, राइटर का जो कहानी कहने का तरीका है वो आपको बताना है। नंबर 2, एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और मेलांकली डार्कनेस जो है बेटा, मैं इसके साथ मैं आपको जो है क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन पढ़ करके और फिर आंसर समझाऊंगी। ओके बेटा? यस नाउ बेटा, तो सबसे पहले हम पैराग्राफ डिस्कस करते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट वन महोत्सव। तो सबसे पहले इसका टाइटल आप कैपिटल में लिखना है, वन महोत्सव सेलिब्रेशन। वन महोत्सव वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड बाय इको क्लब। इको क्लब का नाम मेंशन करना है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। जनरली इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई। द स्कूल वॉज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, चार्ट्स एंड पोस्टर। सबसे पहले आपको बताना होता है आप क्या मना रहे हैं, फिर स्कूल की डेकोरेशन के बारे में बताइए, फिर उसके बाद में चीफ गेस्ट के बारे में बताइए। ही वॉज वार्म वेलकम बाय द प्रिंसिपल, और बड़े ही प्रिंसिपल और टीचर्स ने उनका वेलकम किया। फिर उन्होंने क्या किया, ही प्लांटेड अ रोज सैपलिंग इन द गार्डन ऑफ द स्कूल। उन्होंने एक रोज का, गुलाब का एक पौधा लगाया स्कूल के गार्डन में। द टीचर एंड स्टूडेंट प्लांटेड इन अराउंड द स्कूल, और टीचर्स ने और स्टूडेंट ने भी स्कूल के अंदर और आस बाहर चारों ओर पौधे लगाए। डॉक्यूमेंट्री ऑन चिपको मूवमेंट वाज शोन, और एक डॉक्यूमेंट्री छोटी सी फिल्म दिखाई गई चिपको मूवमेंट के लिए। द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय चांदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा। देयर वॉज अ स्पीच कॉम्पिटिशन। जो भी वो 3 पॉइंट्स क्वेश्चन में दिए हैं उन्हें भी आपको ऐड करना है। इट्स टॉपिक वॉज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोइंग मोर ट्रीज। द चीफ गेस्ट एंड प्रिंसिपल गेव थॉट प्रोवोकिंग स्पीच, और उसके बाद में लास्ट में एंड करना है कि उन्होंने स्पीच दी और इट वॉज रियली अ ग्रैंड ओकेजन। सबसे एंड में ऐसी लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है, इट इज़ एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, इट इज़ अ सैड एक्सपीरियंस, इट इज़ अ ग्रैंड ओकेजन। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। इसका और देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्लिश टीचर एंड हर एफर्ट्स, माई इंग्लिश टीचर। ओके,
इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर कन्वर्सेशन। पहले इंग्लिश के बारे में एक बात बता दीजिए, फिर क्वेश्चन में से लीजिए। बट आई वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश, फॉर्चुनेटली आई गॉट द बेस्ट टीचर, इंग्लिश टीचर हु हेल्प मी अ लॉट, शी डिड नॉट। अब टीचर के एफर्ट्स बताइए कि टीचर ने मेरे लिए क्या किया। शी डिड नॉट स्कोल्ड दोज हु आर वीक, टीचर उन्हें बिल्कुल नहीं डांटती जो बहुत कमज़ोर हैं। इवन व्हेन आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क शी डिड नॉट पनिश मी, और यहाँ तक कि जब मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं भी करता तब भी वो मुझे सज़ा नहीं देती। शी सजेस्टेड मी मैनी बुक्स, उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबों का सुझाव दिया। शी गेव मी एन एक्स्ट्रा क्लासेस इन ग्रामर, उन्होंने मुझे ग्रामर में एक्स्ट्रा क्लास दी। शी लिसन्ड माई प्रॉब्लम्स पेशेंटली, वह बड़े ध्यान से आराम से मेरी समस्या को सुनती हैं। शी गेव मी प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड चेकड देम, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दी और उन्हें चेक भी किया। ड्यू टू हर स्प्लेंडेड एफर्ट्स आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, और उनके एफर्ट्स की वजह से मैंने इंग्लिश में सबसे ज़्यादा अंक लिया। रियली शी इज़ अ ग्रेट टीचर। और लास्ट में ऐसी लाइन लिखनी ज़रूरी है। स्टोरी में बेटा सबसे पहले टाइटल दिया जाता है, टाइटल 1 नंबर का होता है। देयर लिव्ड अ रिच मैन इन वाराणसी, वाराणसी में एक अमीर आदमी रहता था। ही हैड ओनली वन सन हु हैड टर्न 10, उसका सिर्फ एक बेटा था जो कि 10 साल का हो गया था। ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट अ गुड एडवाइज़र, वह चाहता था उसके लिए एक अच्छा सलाहकर्ता ढूंढे अपनी मौत से पहले। द मैन मेड अ प्लान, आदमी ने एक योजना बनाई। ही इन्वाइटेड ऑल हिज रिलेटिव्स टू द फीस्ट, उसने एक दावत की और अपने सारे सगे संबंधियों को बुलाया। ही आस्क्ड ईच वन व्हाट दे थॉट अबाउट हिम, उसने सबसे पूछा कि वे लोग उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं। They replied that he was wise and the best person in the world. उन सब ने कहा कि वह बहुत बुद्धिमान है और संसार का सबसे अच्छा आदमी है। The man gave a diamond to each one. आदमी ने हर एक व्यक्ति को एक एक हीरा दिया। But one guest was silent. लेकिन एक मेहमान बिल्कुल चुप था। The rich man asked reason. उस आदमी ने, अमीर आदमी ने उससे चुप रहने का कारण पूछा। He told that he was wise and good, but there has been wise and better person than him. उसने कहा कि वो बुद्धिमान है और अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं बुद्धिमान और ज़्यादा अच्छे लोग इस संसार में हैं। द रिच मैन अपॉइंटेड हिम एज हिज सन्स एडवाइज़र, और आदमी बड़ा खुश हुआ। यहाँ एक लाइन ऐड कर सकते हैं, द रिच मैन गॉट हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी, और उसने अपने बेटे का सलाहकर्ता उसे नियुक्त कर दिया। हिज रिलेटिव्स केम एंड कंप्लेंट दैट द डायमंड्स वर फॉल्स, उसके सगे संबंधी आए, कहने लगे ये तो हीरे नकली हैं। द रिच मैन रिप्लाइड दैट दे वर एज फॉल्स एज देयर वर्ड्स, और अमीर आदमी ने जवाब दिया कि जितने झूठे तुम्हारे शब्द थे उतना ही झूठा ये हीरा है। मॉरल बनेगा, पीपल शुड रिस्पेक्ट यू फॉर योर ऑनर, लोग तुम्हारी इज्जत के लिए तुम्हें आदर दें, ना कि तुम्हारे पैसे के लिए। नाउ डायरी एंट्री देखिए। डायरी एंट्री में आपको देखिए सबसे पहले डायरी एंट्री का फॉर्मेट का एक नंबर होता है बेटा। ऊपर पहले डेट लिखनी है इसी टाइप से जैसे मैंने लिखी है 25 सितंबर 2024, नीचे डे लिखी है और उसके बाद में 10 PM, क्योंकि डायरी एंट्री जनरली रात में लिखी जाती है। डियर डायरी, इट वॉज रियली अ सैड, ट्रैगिक, अनफॉर्चुनेट, बैड डे फॉर मी। आप चारों में से कोई भी वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। इट वॉज माई मैथ्स हाफ ईयरली एग्जाम, सो आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरा मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जाम था, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी। आई गॉट रेडी फॉर द स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार हुई। आई वॉज इन ग्रेट हरी, मैं बहुत जल्दी में थी। बट सडनली एज आई वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड, लेकिन अचानक जैसे मैं रोड क्रॉस करने वाली थी, अ स्मॉल स्टूडेंट वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक छोटा सा स्टूडेंट हमारे स्कूल का रोड क्रॉस कर रहा था। बाइक केम इन ग्रेट स्पीड एंड हिट द चाइल्ड, और एक बाइक बहुत तेज़ गति से आई और बच्चे को टक्कर मार दी। आई वॉज टेकन अबैक, मैं बिल्कुल हैरान रह गई। द चाइल्ड वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, बच्चे का बुरी तरह खून निकल रहा था। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, बच्चा अपना होश खो बैठा था। आई क्राइड एंड विद द हेल्प ऑफ 2 अदर स्टूडेंट्स, और मैं चिल्लाई और मैंने 2 और स्टूडेंट्स की मदद से आई टुक हिम टू द नियर बाय हॉस्पिटल, मैं उसे नज़दीक के हॉस्पिटल में ले गए। फॉर्चुनेटली आई गॉट हिज फ़ोन नंबर इन हिज स्कूल डायरी, और सौभाग्य से मुझे उसका फ़ोन नंबर उसकी स्कूल की डायरी में से मिल गया। आई कॉल्ड हिज पेरेंट्स, मैंने उसके पेरेंट्स को बुलाया। द पुलिस वॉज सर्चिंग द बाइकर, पुलिस वाले बाइकर को तलाश रहे हैं। लास्ट में गुड नाइट, और लास्ट में जो क्वेश्चन में आपका नाम दिया है, प्रज्ञा दिया है या कुछ भी दिया है, वो नीचे आपने अपना नाम लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द स्नेक एंड द मिरर इज़ अ स्टोरी। आपको देखिए स्नेक एंड मिरर कहानी कैसी है, बड़ी ही बहुत ही ज़्यादा फ्राइटनिंग एक इंसिडेंट है, लेकिन उसे बड़े ही हंसी तौर तरीके से उसे राइटर ने बताया है, तो उसका राइटिंग स्टाइल बताना है। द स्नेक एंड द मिरर इज़ अ स्टोरी अबाउट अ फ्राइटिंग इंसिडेंट। स्नेक एंड द मिरर एक बहुत ही डराने वाली घटना है, बट इट हैज़ बीन नरेटेड ह्यूमरसली, लेकिन इसे बड़ी ही हंसी मजाक के साथ प्रस्तुत किया गया है। इट्स नरेशन इज़, बेटा इज़ एक बार आएगा या फिर 2 बार आ गया, इज, यस, इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन इसका कहानी कहने का तरीका बिल्कुल अलग है। ऑल्दो द ऑथर वॉज कैप्चर्ड बाय स्नेक, हालांकि
लेखक को सांप ने पकड़ लिया है। इवन देन ही एक्सप्रेस्ड मैनी ह्यूमरस आइडियाज, और उसके बाद भी वो बहुत सारे हंसी मजाक की बातें करता है। इट्स नरेशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन वैनिटी, और इसका कहानी कहने का जो तरीका है वो मनुष्य के गर्व, घमंड और उसके डर पर आधारित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और रात का जो अंधेरा है उदासी में धीमे धीमे बारिश के रूपों में आंसू बहाता है। व्हाट डज द पोएट मीन बाय मेलांकली डार्कनेस, मेलांकली अंधेरे का क्या मतलब है, एंड व्हाट मेमोरीज डज, और कौन सी यादें जो हैं पोएट के दिमाग में आती हैं। मेलांकली डार्कनेस मीन्स सैड एंड सॉरोफुल फॉर द, जस्ट अ मिनट बेटा, यहाँ कुछ गलतियाँ हैं, जस्ट अ मिनट, फॉर द पोएट आएगा यहाँ पे द डार्कनेस, ओके ओके। नाउ द डार्कनेस, और मेलांकली डार्कनेस का मतलब है दुखी और दुख से भरी हुई रात। द डार्कनेस बियरिंग क्लाउड्स, और उस रात में अंधेरे भरे बादल। ड्यूरिंग द रेन, बारिश के दौरान। द मेमोरीज ऑफ हिज मदर हॉन्ट हिम, हॉर्न नहीं है, हॉन्ट है, HAUNT, और उसकी मदर की जो यादें हैं वे आती हैं उसे। वॉज नो मोर, हिज मदर वॉज नो मोर, उसकी माँ जीवित नहीं है, बट ही स्टिल फील्स हर, लेकिन वह अभी भी अपनी मदर को महसूस कर सकता है। नाउ नेक्स्ट है, एवलिन्स माइंड सेट टूवर्ड्स हर अचीवमेंट्स इन म्यूजिक वॉज सिंसियर, और एवलिन का जो माइंड है अपने संगीत की उपलब्धि के लिए बड़ा ही सिंसियर है। बताइए, एवलिन माइंडसेट, एवलिन आपको पता है सुन नहीं सकती हैं। एवलिन्स माइंडसेट टुवर्ड्स हर अचीवमेंट इन म्यूजिक वॉज सिंसियर, शी कुड नॉट हियर बट हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क टुक हर टू द टॉप। वह सुन नहीं सकती हैं लेकिन उनका दृढ़ निश्चय और सख्त मेहनत ने उन्हें ऊंचाई पर ले गए। शी एक्सप्रेस्ड हर व्यू अबाउट सिंसियरिटी, सिंसियरिटी के बारे में उन्होंने कहा फिजिकल लिमिटेशन कैन नॉट स्टॉप टू फुलफिल वंस ड्रीम, और शारीरिक अगर आप में कोई कमी है तो वो आपको आपके सपने पूरे करने से नहीं रोक सकती। नाउ हाउ डिड केजिया's फादर रिएक्ट व्हेन ही लर्नड अबाउट द टॉर्न पेपर्स इन द लिटिल गर्ल्स इन्वॉल्वमेंट, केजिया के पापा ने कैसा व्यवहार किया जब उन्हें पता चला कि केजिया जो है वो सम्मिलित है उनके कागज़ों को फाड़ने में। वॉज इट जस्टिफाइड, क्या यह सही था। नाउ देखिए आंसर देखिए, केजिया's फादर रिएक्टेड शार्पली, केजिया के फादर ने बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया। ही शोड हिज रूड बिहेवियर, उन्होंने अपना बहुत ही बुरा रूखा व्यवहार दिखाया। एंड बीट हर विद रूलर, और फुट्टे से केजिया की पिटाई की। इट वॉज नॉट जस्टिफाइड, ये सही नहीं था। ही शुड टैकल द चाइल्ड सॉफ्टली, उन्हें बच्चे के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। नाउ इन द पोअम लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, ये जो पोअम है लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री, इनिसफ्री क्या है, क्या ये हैज़ बिन डिस्क्राइब एज अ प्लेस, एक जगह की तरह डिस्क्राइब किया है। डू यू थिंक इट्स ओनली अ प्लेस और स्टेट ऑफ माइंड, क्या आपको क्या लगता है जगह या फिर पोएट के दिमाग की उपज है। नाउ देखिए, इनिसफ्री इज बोथ अ प्लेस एंड अ स्टेट ऑफ माइंड, इनिसफ्री दोनों ही है, जगह भी है और पोएट के दिमाग की उपज भी है। इन द पोएम इट इज़ द प्लेस इन आयरलैंड, और इनिसफ्री आयरलैंड में एक जगह है। द पोएट विजिटेड एज अ चाइल्ड, जब पोएट छोटा था तो उसने ये जगह देखी। द पोएट स्टेट ऑफ माइंड वॉज होपलेस, पोएट के मन की दशा बड़ी ही बेकार हो रही है। ही नीडेड पीस, उसे शांति चाहिए। सो ही थॉट अबाउट इनिसफ्री, इसीलिए वह इनिसफ्री के बारे में सोचता है। नाउ नेक्स्ट, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए, कोई 2 देने हैं, मैं तीनों के जवाब दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ महिंद्रा एज अ जूनियर सुपरवाइजर एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स, और आपको महिंद्रा की जो ड्यूटीज़ हैं जूनियर सुपरवाइजर होने के नाते कंस्ट्रक्शन साइट पर वो जो उसे दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, महिंद्रा हैड मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, महिंद्रा की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म, वह एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर है। हिज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट, और उसका काम है जहाँ पर काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का वहाँ नज़र रखना। ही ऑल्सो हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है जैसा कि हेड ऑफिस से उसे ऑर्डर आता है। नंबर 2, डिफाइन टोटोज बाथ रूटीन, टोटो का बाथ रूटीन बताइए। एंड नाउ, एंड हाउ डिड ही ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ, नाउ नहीं है हाउ है ये।
और उसने अपने आप को कैसे उबाल लिया एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस इंसिडेंट, इसका क्या परिणाम हुआ। वैसे बेटा ये लॉन्ग आंसर है लेकिन इसे शॉर्ट में हम दे रहे हैं। टोटो टुक बाथ इन अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, टोटो जो है गर्म पानी के कटोरे में नहाता था। दैट ग्रैंड मदर कैप्ट फॉर हिम ऑन कोल्ड विंटर डे इवनिंग्स, और सर्दियों की शाम को जब ठंड होती थी तो ग्रैंड मदर उसके लिए बहुत बड़े कटोरे में गर्म पानी रखती थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेस्टेड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विद हिज हैंड, सबसे पहले वह पानी का तापमान नापता था एंड देन स्टैप्ड इनटू द बाउल, और फिर वह पानी के टब में जाता था। फर्स्ट वन फुट देन द अदर अंटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, पहले वह एक पैर डालता और फिर दूसरा पैर, धीरे धीरे बैठ जाता जब तक पानी गर्दन तक आ जाता। Once a large kettle had been left on the fire to boil water for tea, एक बार की बात है एक बड़ी सी केतली में चाय के लिए पानी उबल रहा था। He found the water was warm for a bath, उसे लगा कि पानी गर्म है नहाने के लिए। He got in with his head sticking out from the open kettle, और उसने अपने आप को केटल में डाल दिया और सिर्फ सिर को बाहर निकाल दिया। As the water began to heat up, जैसे ही पानी तेज गर्म हुआ, टोटो started hopping inside the kettle, और टोटो जो था उछलने लगा, फुदकने लगा उसके अंदर, क्योंकि निकल तो पानी रहा था वह। Until grandmother arrived and took him out, और जब तक कि दादी माँ बाहर नहीं आ गई और उसको बाहर नहीं निकाला। नेक्स्ट आइए, हाउ डिड द किंग एंड द मिनिस्टर चेंज द रूटीन ऑफ द पीपल इन द किंगडम, राजा ने और मंत्री ने मूर्खों के राज्य में लोगों के लिए दिन का रूटीन कैसे बदल दिया था। द किंग एंड द मिनिस्टर्स चेंज द रूटीन ऑफ द पीपल इन द किंगडम, राजा ने और मंत्रियों ने लोगों के लिए उस राज्य में दिन का रूटीन बदल दिया था, दिनचर्या बदल दी थी। दे टर्न द नाइट इन टू डे इन, बेटा यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ये टू नहीं आएगा, इनटू डे एंड डे इनटू नाइट, उन्होंने दिन को रात में, रात को दिन में बदल दिया। दोज हु डिड नॉट फॉलो, जो कि इसका पालन नहीं करते, द पनिशमेंट वॉज गिवन टू देम, उनको सजा दी जाती ना। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 100 to 120 वर्ड्स। इन द स्टोरी द फन दे हैड, मार्जी हेटेड हर स्कूल, मार्जी को अपने स्कूल से घृणा थी क्योंकि उसका स्कूल उसके घर में था और कंप्यूटर की स्क्रीन थी। ठीक है, रीज़न बताइए, वाई डिड शी फील दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन, और बताइए कि पुराने तरह के स्कूल कैसे बड़े मौज मस्ती के होते थे। इन द स्टोरी द फन दे हैड, मार्जी हेटेड हर स्कूल, द फन दे हैड स्टोरी में मार्जी को अपने स्कूल से घृणा है। बिकॉज हर स्कूल रूम वॉज एट होम, क्योंकि उसके स्कूल का कमरा उसके घर में था। दे हैड मैकेनिकल टीचर्स एंड लेसन्स वर टॉट ऑन द टेलीविजन स्क्रीन, और उसका एक मशीनी टीचर था और सारे के सारे लेसन जो हैं टेलीविजन स्क्रीन कंप्यूटर पर पढ़ाए जाते थे। होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स हैड टू बी पंच कोडेड एंड पुट इनटू अ स्लॉट, होमवर्क और टेस्ट पेपर जो है पंच कोड करके कोड के अंदर लिख करके स्लॉट में रखे जाते थे। शी फेल्ट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसे लगता था पुरानी तरह के स्कूल बड़े मौज मस्ती के होने चाहिए थे। बिकॉज ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द नेबरहुड वेंट लाफिंग एंड शाउटिंग टू स्कूल, क्योंकि पड़ोस के सारे बच्चे हंसते चिल्लाते स्कूल जाते थे। विच वॉज इन अ स्पेशल बिल्डिंग, जो कि एक विशेष बिल्डिंग में होता था। दे ऑल सेट टुगेदर इन अ स्कूल रूम एंड रिटर्न होम टुगेदर, वे सब के सब एक साथ, सेट में बेटा यहाँ SAT आएगा, ओके, वह एक साथ स्कूल के कमरे में बैठते थे और एक साथ वापस आते थे। दे कुड इवन हेल्प ईच अदर विद होमवर्क, वह एक दूसरे की मदद करते थे होमवर्क में। द टीचर्स वर ह्यूमन्स हु स्पोक टू द चिल्ड्रन, और टीचर एक मनुष्य होता था जो कि बच्चों से बात करता था। दे गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, वह बच्चों को होमवर्क देते थे और उनसे सवाल पूछते थे। अब इसका और आइए, आइंस्टीन वॉज एन अनयूजुअल चाइल्ड, आइंस्टीन एक अजीबोगरीब बच्चा था। इन वॉट वेज वॉज ही डिफरेंट, किस तरह वह दूसरों से अलग था। कमेंट अपॉन द वैल्यूज़ इन हिज कैरेक्टर दैट मेड हिम अ ग्लोबल सिटीजन, उसके कैरेक्टर के कौन से गुण हैं जिन्होंने उसे एक ग्लोबल, पूरे राष्ट्र का उसको सिटीजन बना दिया। आइंस्टीन वॉज एन अनयूजुअल चाइल्ड, आइंस्टीन एक बहुत अजीबोगरीब बच्चा था। ही वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वह दूसरे बच्चों से अलग था। एज अ चाइल्ड ही वॉज मिसफिट, एक बच्चा होने के नाते वह बिल्कुल भी फिट नहीं था।
ही प्लेड अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड लव्ड मैकेनिकल टॉयज। वह ज़्यादातर अकेले खेलता था और उसे मशीनी खिलौने पसंद थे। ही रिपीटेड ईच एंड एवरीथिंग ट्वाइस। वह हर चीज़ को 2 बार बोलता था। ऑल द चिल्ड्रन कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और सारे बच्चे उसे ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। हिज मदर मेड हिम प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। उसकी माँ ने उसे वायलिन ला के दिया और उसने 6 साल की उम्र में उसे बजाना सीखा। और मैं बता दूं, आइंस्टीन एक गिफ्टेड वायलिन बजाने वाले थे, ठीक है। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वह म्यूनिक में हाई स्कूल में गए एंड वॉज अ गुड स्टूडेंट। वहाँ पर वे एक बहुत अच्छे छात्र थे। ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। उन्हें स्कूल के अनुशासन से सख्त नफरत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर। अक्सर टीचर से उनकी बहस हो जाती थी। ही हैड रिवोल्यूशनाइज्ड ऑफ स्पेस टाइम एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। उन्होंने क्रांति ला दी अंतरिक्ष में, समय में और संसार में जो कि हमारे आसपास है। ही इज रिगार्डेड नॉट ओनली एज अ साइंटिफिक जीनियस। वह ना केवल विज्ञान के जीनियस बुद्धिमान थे बट ऑल्सो एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन। और वह एक दूरदर्शी थे और संसार के सिटीजन निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से भी कोई एक करना है बेटा आपको। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स, किंगडम ऑफ फूल्स के कंटेक्स्ट में डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस। आपको डिस्क्राइब करने हैं अनुभव, ऑब्जर्वेशन गुरु की और चेले की। डिड दे फाइंड इट जस्टिफाइड एंड रैशनल। क्या उन्हें वहाँ पर किंगडम ऑफ फूल्स में सब कुछ न्यायोचित और अच्छा लगा? बताइए। द गुरु एंड डिसिपल एंटर्ड द किंगडम ऑफ फूल्स। गुरु और चेला मूर्खों के राज्य में आए। दे वर हैप्पी बट व्हेन दे केम टू नो द स्ट्रेंज रूल्स। वे बहुत खुश थे लेकिन उन्हें जब पता चला अजीबो गरीब नियमों के बारे में, दे बिकेम सरप्राइज। वे हैरान हो गए एज इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट नॉट अ सिंगल पर्सन कुड बी सीन। पूरा दिन निकला पड़ा था लेकिन एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। ऑल वॉज क्वाइट एट नाइट। और यहाँ पे बच्चे एक मिनट, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। ऑल वॉज क्वाइट, सब कुछ शांत था। एट नाइट, यहाँ फुल स्टॉप ये। और सभी कुछ शांत था एट नाइट, रात के समय। द एंटायर सिटी केम टू लाइफ एट नाइट। और सारा का सारा जो राज्य था रात के समय जाग उठा। एट नाइट को आप काट ही दीजिए बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ एट नाइट मैंने बाद में लिख दिया। दे वर ऑल्सो सरप्राइज्ड। वह बहुत ज़्यादा हैरान थे टू सी दैट, यह देख कर एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि हर चीज़ की कीमत एक सी थी। ऑन द बेसिस ऑफ गुरुज एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। और गुरु के अनुभव और ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही स्मेल्ड द फ्यूचर डेंजर्स। उसने सूंघ लिया आने वाले खतरों को। ही डिसाइडेड टू लीव द सिटी। उसने निर्णय किया शहर को छोड़ने का। ही ऑल्सो कन्विंस्ड हिज डिसिपल। उसने अपने शिष्य को भी विश्वास दिलाया, बहलाया। बट ही वॉज ग्रीडी। लेकिन शिष्य बड़ा ही लालची था। ही डिड नॉट लीव द सिटी। उसने शहर को नहीं छोड़ा। नो, इट वॉज नॉट जस्टिफाइड एंड रैशनल। नहीं, यह बिल्कुल भी न्यायोचित और तर्कपूर्ण नहीं था। अब इसका और आइए, इसका और जो क्वेश्चन है सुनिए, देखिए। एक्सप्लेन सम ऑफ द स्पेसिफिक इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग टोटोज मिसबिहेवियर। टोटो के बुरे व्यवहार के कुछ इंसिडेंट बताइए। एंड हाउ डिड दीज इंसिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैमिली रियलाइजेशन। और पूरे परिवार ने कैसे महसूस किया कि टोटो एक पालतू जानवर रखने योग्य नहीं है। टोटो वॉज अ मिस्चीवियस मंकी। टोटो एक बहुत ही शरारती बंदर था। ग्रैंडफादर एंड अदर फैमिली मेंबर्स बोर हिज न्यूजेंस। और दादाजी ने और दूसरे परिवार के लोगों ने उसकी सारी शरारतों को सहन किया। बट नाउ हिज न्यूजेंस हैड क्रॉस द लिमिट। लेकिन अब उसकी शरारतें पूरी लिमिट को क्रॉस कर चुकी थी। टोटो पिक्ड अप द प्लेट ऑफ पुलाव मेंट फॉर द फैमिलीज लंच। और फैमिली के परिवार के लंच के लिए जो पुलाव रखा था, टोटो ने उस प्लेट को उठाया। व्हेन ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड एट हिम। जब दादी माँ उस पर चिल्लाई, ही मिसबिहेव्ड एंड थ्रू द प्लेट एट हर। उन्होंने दादी माँ के साथ बुरा व्यवहार किया और प्लेट उनके ऊपर फेंक कर दे मारी। When an aunt rushed forward, he threw a glass of water in her face. जैसे ही उसकी एक आंट सामने की ओर आई, टोटो ने एक पानी का ग्लास उनके चेहरे पर दे मारा। When grandfather arrived, जैसे ही दादाजी आए, he took the plate, उसने प्लेट उठाई and finally threw away after finishing it। और उसने पूरा पुलाव खाने के बाद प्लेट को फेंक दिया। These incidents contributed to the family realization। और इन घटनाओं की वजह से परिवार को महसूस हुआ that Toto was not a suitable pet, कि टोटो एक जरा भी उचित पालतू जानवर नहीं है। ओके,
यस बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड ये पेपर ऐसा है कि इसी पेपर के अकॉर्डिंग पूरा 9th का कल का आपका पेपर आएगा। इस पेपर को आप करके चले जाएंगे तो बहुत कुछ आपकी समस्या हल हो गई। यस, नाउ प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और प्लीज़ दिस इज़ माई न्यू चैनल, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।